Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का लेसन द लास्ट लेसन। इसके राइटर हैं अल्फोंस डुडे। अल्फोंस डुडे का जन्म 13 मई 1840 में और उनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1897 में हुई थी। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर होने के साथ साथ नॉवेलिस्ट भी थे। तो अगर इस स्टोरी का बैकग्राउंड हम देखें तो इसके बैकग्राउंड में फ्रैंको प्रशियन वार है। ये वार 1870 टू 1871 के दौरान हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है और प्रशिया जीत जाती है। प्रशिया को बिस्मार्क लीड कर रहा था और प्रशिया में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से आते थे, यानी ये तीनों मिलकर प्रशिया कहलाते थे। तो फ्रांस के हार जाने के बाद इसके दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन प्रशिया के हाथ में चला जाता है और फिर इसके बाद बर्लिन से ऑर्डर आता है कि एल्सेस और लॉरेंस के इन स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, उनकी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इस तारीख़ी कहानी के माध्यम से राइटर ने हमें दो मैसेज दिया है। पहला ये कि सामान्य लोगों के जीवन पर युद्ध के बाद क्या असर होता है, ख़ासकर वो पक्ष जो हार चुका है, और दूसरा ये कि मातृभाषा का क्या इम्पोर्टेंस है, चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला हो और उसकी मातृभाषा चाहे कुछ भी हो। तो इस कहानी को शुरू करने के पहले आइए हम अपने किरदारों से मिल लेते हैं। ये हैं मिस्टर एम हेमेल। ये एल्सेस के एक स्कूल में फ्रेंच टीचर हैं। ये स्कूल में डिसिप्लिन रखने वाले एक सख्त किस्म के शिक्षक हैं। इनको बागवानी और फिशिंग का भी शौक़ है और बर्लिन से आए इस ऑर्डर के कारण ये बुरी तरह टूट जाते हैं। और दूसरा ये है हमारा प्यारा सा मासूम सा फ्रांस, जो मिस्टर एम हेमेल का एक स्टूडेंट है, लापरवाह और पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि ना लेने वाला बच्चा, लेकिन अंत में अपनी इस गलती को मान लेता है और एम हेमेल के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव आ जाता है। इन दो बड़े कैरेक्टर के अलावा इस कहानी में दो छोटे छोटे कैरेक्टर और हैं। एक तो है ब्लैक स्मिथ, यानी कि लोहार, जिसका नाम वॉस्टर था और जिसे फ्रांस तब बात करता है जब बुलेटिन बोर्ड के सामने वो भीड़ देखता है, और दूसरे एम हेमेल की सिस्टर जो लास्ट लेसन के समय उनका सामान का पैकिंग कर रही थी। चलिए हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। ये कहानी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, यानी हमारा मुख्य पात्र फ्रांस जो है वो इस कहानी का नैरेटर है। इस कहानी की शुरुआत इस तरह से हो रही है कि हमारा नैरेटर यानी फ्रांस कह रहा है कि सुबह का समय है और मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था। मेरे फ्रेंच टीचर एम हेमल ने एक दिन पहले ही हमें बता दिया था कि अगले दिन वो पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे और सभी स्टूडेंट इस होमवर्क को अच्छे से तैयार करके लाएं। लेकिन मुझे ना तो ग्रामर समझ में आती थी और ना मुझे पार्टिसिपल के बारे में कुछ मालूम था, एक शब्द भी नहीं। तय था कि मैंने अपना होमवर्क प्रिपेयर नहीं किया था। अब स्कूल की ओर जाते हुए मुझे डर लग रहा था कि क्लास में सबके सामने एम हेमल मुझे डांटेंगे। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं स्कूल ही ना जाऊं और इधर उधर घूमते हुए पूरा दिन बिता दूं। वैसे भी दिन काफ़ी चमकीला और गर्म था। आसपास के पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। मैंने सोचा कि पार्टिसिपल्स के रूल को पढ़ने से तो अच्छा ये है कि लकड़ी काटने की जो आरा मशीन के पीछे खुला मैदान है, जहाँ पर प्रशिया के सैनिक अभ्यास करते हुए मार्चिंग कर रहे हैं, उनको देखा जाए। लेकिन फिर मैंने अपने मनोभाव को थोड़े मुश्किल से दबाया और तेज़ी से स्कूल की ओर चल दिया।
मेरे स्कूल के रास्ते में टाउन हॉल पड़ता था। जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ लगी है। मैंने सोचा ज़रूर कोई महत्वपूर्ण सूचना होगी, क्योंकि पिछले 2 सालों से हर तरह की अच्छी और बुरी खबरें इसे बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लोगों तक पहुँच रही थीं। मैं सोचने लगा, भला अब कौन सी खबर आ सकती है। यही सब कुछ सोचते हुए मैं तेज़ी से स्कूल की ओर जा रहा था। यह देखकर वहीं पर काम करने वाला लोहार वॉस्टर ने कमेंट करते हुए मेरे से कहा, अरे कहाँ दौड़े चले जा रहे हो, आराम से जाओ, भी तो बहुत टाइम है। मैंने सोचा, अच्छा तो ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, और फिर मैं भागते हाँफते हुए स्कूल मिस्टर हेमल के छोटे से गार्डन के करीब पहुंचा, जो स्कूल में ही था। जब मैं स्कूल पहुंचा तो वहाँ का माहौल देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ सन्नाटा छाया था। पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल संडे की सुबह जैसा सन्नाटा। ऐसा तो कभी नहीं होता था, क्योंकि जब भी स्कूल शुरू होता था काफ़ी शोरगुल होती थी, बहुत गहमा गहमी रहती थी। शोरगुल की आवाज़ तो गली तक जाती थी। बच्चे बस मस्ती कर रहे होते थे, कोई डेस्क खिसका रहा होता था, कोई डेस्क को खोल रहा होता था, बंद कर रहा होता था। कहीं पर बच्चे सस्वर पाठ कर रहे होते थे, और शिक्षक अपनी स्केल को, लोहे की स्केल को बेंच पर पटक पटक कर बच्चों को चुप करा रहे होते थे। तो मैं इस स्थिति का फ़ायदा उठाता था। अक्सर मैं लेट होता था और इस कोलाहल के बीच में सबकी नज़र बचाकर चुपचाप जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाता था। इस खामोशी को देखते हुए मैंने खिड़की से झांक कर देखा कि क्लास में मेरे सभी सहपाठी पहले से ही अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे, और एम हेमल अपनी लोहे की स्केल को अपनी बाँह के नीचे दबाकर आगे पीछे घूम रहे थे। अब क्या करूं? क्लास में घुसने के लिए चुपचाप कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आज तो मुझे दरवाज़ा खोलकर सबके सामने से होते हुए अपने सीट तक पहुंचना था। आप समझ सकते हैं मैं कितना डरा हुआ और शर्म से लाल हो रहा था कि लेट आने पर आज तो सबके सामने डांट पड़ेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आश्चर्य! एम हेमल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से बोले, ओ फ्रांस, जल्दी आकर अपनी जगह पर बैठो। मुझे तो लग रहा था कि आज तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करना पड़ेगा। मैं कूदकर अपनी बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद शांत होने पर मैंने देखा एम हेमल आज अपने विशिष्ट पोशाक को पहने हुए थे। उनका खूबसूरत हरा कोट, झालरवारी शर्ट, कढ़ाई की हुई सुंदर सी काली टोपी, पर इस परिधान को तो वो कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही पहनते थे, जैसा कि अगर स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाला हो या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का दिन हो, तभी वो इस पोशाक को पहनते थे। क्लास में भी बड़ा विचित्र सा माहौल था। चारों ओर एक अजीब सी गंभीरता फैली हुई थी। पर फ्रांस सबसे अधिक आश्चर्यचकित और कंफ्यूज तब हुआ जब उसने पाया कि गांव के बड़े लोग भी क्लास में पीछे की बेंच पर चुपचाप बैठे हुए हैं। वे सभी बहुत गंभीर और दुखी दिखाई दे रहे थे। वयोवृद्ध हौसर, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर, गांव के अन्य कई लोग उस बेंच पर बैठे थे जो सामान्यतः खाली रहती थी। हौसर तो पुरानी वर्णमाला की पुस्तक भी ले आया था, जिसके पेज के किनारे बार बार पलटने के कारण घिस गए थे। इस बुक को उसने अपने घुटने पर खोल रखा था और उसके खुले हुए पन्ने पर उनका चश्मा पड़ा था। मैं अभी आसपास के इन परिवर्तनों को देखने और समझने की कोशिश कर ही रहा था,
तभी एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और बड़े ही गंभीर पर शांत स्वर में उन्होंने बताया, मेरे बच्चों, आज आपकी ये लास्ट फ्रेंच क्लास है जिसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सिस और लॉरेंस के स्कूलों में आज के बाद सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। मैं चाहता हूँ आप सब इस बात पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। एम हेमल को सुनकर ऐसा लगा मानो बिजली गिरी हो उन पर। यह सब सुनकर मैं तो हिल कर रह गया। अब मुझे याद आया कि लोग टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड के सामने क्यों भीड़ लगाकर खड़े थे। शायद वे सभी इसी ऑर्डर को पढ़ रहे थे। घटनाक्रम कुछ इस तेज़ी से बदले थे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे पछतावा हो रहा था कि समय रहते मैंने गंभीरता से पढ़ाई क्यों नहीं की। मैंने शायद कभी क्लास में ध्यान नहीं दिया और अब तो मैं फ्रेंच पढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे न तो लिखना आता था और न पढ़ना आता था ठीक ढंग से। और समय रहते पढ़ने लिखने के इस कीमती समय को मैंने चिड़ियों के अंडे खोजने, घूमने, सार नदी पर स्लाइडिंग करने जैसे बेकार की गतिविधियों में गंवा दिया था। अब मुझे एम हेमल के लिए भी बुरा लग रहा था। मेरी किताबें जो भी कुछ क्षण पूर्व मुझे बिल्कुल बकवास लगती थीं, बस्ता जो मेरे लिए सिर्फ एक बोझ था, उसके बारे में मेरी धारणा बदलने लगी थी। नहीं, मेरी ग्रामर की बुक, संतों के बारे में बताने वाली मेरी हिस्ट्री की बुक, न तो मैं इन्हें छोड़ सकता था और न एम हेमल को। मेरी बुक्स तो अब मुझे मेरी वर्षों पुरानी मित्र लग रही थी। एम हेमल अब हमसे दूर जा रहे हैं, मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। इस सोच ने एम हेमल के प्रति मेरी मानसिकता को बदल दिया। मैं उनके स्केल के मार की डर और उनके चिड़चिड़ेपन को भूल गया। अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि आज के होने वाले इस लास्ट फ्रेंच क्लास के सम्मान में उन्होंने अपनी विशिष्ट परिधान पहनी थी। अब मैं ये भी समझ गया था कि गांव के लोग पिछले बेंच पर क्यों बैठे हैं। वे काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे थे। वे एम हेमल की निस्वार्थ सेवा, अपने देश और अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने आए थे। हालांकि ये देश और ये भाषा अब उनकी अपनी नहीं रही थी, क्योंकि ये देश अब जर्मन के हाथों में चला गया था और अब उन्हें जर्मन लैंग्वेज पढ़ना था। एम हेमल भी अब उनके नहीं रहे थे, क्योंकि अब वे स्कूल में पढ़ाने वाले नहीं थे। उन्हें कल ये स्कूल छोड़कर जाना था। फिलहाल कृतज्ञता प्रकट करने का ये उनका अपना तरीका था। अभी मैं अपने ख्यालों में गुम ही था कि एम हेमल ने मेरा नाम पुकारा और रिसाइट करने को कहा। आज मेरा टर्न था रिसाइट करने का पार्टिसिपल के बारे में। मैंने क्या नहीं किया पार्टिसिपल के इन ख़तरनाक नियमों को बताने के लिए। मैं तेज़ और स्पष्ट आवाज़ में, बिना एक भी गलती किए, मैं इन रूल्स को बताना चाह रहा था। लेकिन पहला शब्द बोलते ही मैं घबरा गया। तेज़ी से मेरा दिल धड़कने लगा। कुछ भी नहीं बोल सका और अपनी डेस्क को पकड़कर खड़ा हो गया। मैं इतना शर्मिंदा था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सिर ऊपर करके एम हेमल को देखूं। पर एम हेमल ने कहा, घबराओ मत फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। ज़रूर तुम्हें काफ़ी बुरा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, देखो क्या होता है कि हम अक्सर अपने आप से कहते हैं, या यूँ कहें कि अपने आप को तसल्ली देते हैं कि अरे वाह, अभी तो बहुत समय है, हम अपनी पढ़ाई कल पूरी कर लेंगे। तो देखो कल कल करते हुए आज हम कहाँ पहुँच गए। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि
पढ़ाई को कल के लिए टाल दिया जाता है। और इस तरह पढ़ाई को कल पर टाल कर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा और बाहरी लोगों को यानी जर्मन्स, जिनके हाथ में आज हमारा देश चला गया है, उन्हें अपनी हंसी उड़ाने का मौका दे दिया है। जब भी तुम अपना मुंह खोलोगे वे तुम पर हंसेंगे कि तुम लोग खुद को फ्रेंचमैन कहते हो, तुम लोग केवल दिखावटी फ्रेंचमैन हो, क्योंकि तुम लोग अपनी भाषा तक सही ढंग से न बोल सकते हो न लिख सकते हो। एम हेमल आगे कहते हैं, लेकिन इन सब के लिए सिर्फ तुम ही दोषी नहीं हो फ्रांस, कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। बच्चों की इस स्थिति के लिए उन्होंने पालकों को दोषी ठहराते हुए कहा कि तुम्हारे पालकों को तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं थी, बल्कि वे चाहते थे कि तुम लोग स्कूल के बजाय किसी फॉर्म में या किसी मिल में जाकर काम करो ताकि घर में कुछ और पैसा आ सके। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्होंने ख़ुद को भी दोषी ठहराते हुए कहा कि जहाँ तक मेरा सवाल है, तुम लोगों की स्थिति के लिए मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि अक्सर मैं तुम लोगों को पढ़ाने के बजाय पौधों में पानी डालने के लिए भेज देता था। जब कभी मेरा मन फिशिंग करने के लिए होता था तब मैं तुम लोगों की छुट्टियां कर देता था। तो इस तरह उन्होंने बच्चों की इस स्थिति के लिए पालकों के साथ साथ खुद को भी जिम्मेदार ठहराया और इस तरह सबके सामने उन्होंने अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार किया कि सही शिक्षा देना उनका उत्तरदायित्व था, जिसे वे ढंग से नहीं निभा सके। कई बातें करते हुए एक के बाद एक वो आगे बढ़ते रहे और फिर उन्होंने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात किया और बताया कि ये संसार की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और अत्यधिक तर्कपूर्ण भाषा है। ये हमारी मातृभाषा है और ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वे चाहते थे कि फ्रांस के लोग अपनी मातृभाषा को एक खजाने की तरह सुरक्षित रखें, क्योंकि उनके अनुसार यदि कोई राष्ट्र हार कर गुलाम हो जाता है तो ये कभी न भूले कि उनकी मातृभाषा ही उनके गुलामी के कारावास से मुक्त होने की एक सशक्त जरिया है। फिर एम हेमल ने अपनी ग्रामर की बुक खोली और आज उसका अंतिम पाठ पढ़ाया। मैं आश्चर्यचकित था कि एम हेमल आज जो भी पढ़ा रहे थे उसकी एक एक बात स्पष्ट रूप से और बड़े आसानी से मुझे समझ में आ रही थी। स्पष्ट था कि मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मैंने आज तक कभी क्लास में ध्यान नहीं दिया था, और फिर ये भी था कि शायद एम हेमल ने इतने धैर्यपूर्वक चीज़ों को कभी समझाया नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एम हेमल जो कुछ भी जानते हैं वे आज अपना पूरा ज्ञान यहाँ से जाने के पहले हमें दे जाना चाहते थे, मानो जादू से सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। ग्रामर के बाद राइटिंग की क्लास थी। उस दिन एम हेमल हम सब के लिए नई कॉपियाँ लाए थे। इसके ऊपर गोलाई में सुंदर अक्षरों में लिखा था एल्सेस फ्रांस, फ्रांस एल्सेस। हमारे हाथों में वो कॉपियाँ ऐसी लग रही थी मानो डेस्क के ऊपर टंगे हुए ये फ्रांस के झंडे हों जो पूरे क्लास में लहरा रही थी। देखने जैसा दृश्य था। सभी कितना मन लगाकर काम में डूबे हुए थे। पूरी क्लास में शांति फैली थी। सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी। जानते हैं किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? लिखते समय पेन जब पेपर पर चल रहे थे तो सिर्फ खर खर की आवाज़ आ रही थी। इसी दौरान कुछ बीटल क्या होते हैं, कुछ उड़ने वाले कीड़े होते हैं पीले पीले, तो ये क्लास में आके उड़ने लगे, पर सभी अपने अपने काम में इतना डूबे थे कि किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि क्लास में उपस्थित छोटे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। वे चुपचाप फिश हुड बना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये फिश हुड भी
फ्रेंच हैं। तभी मैंने देखा कि छत पर कुछ कबूतर थे जो धीरे धीरे गुटुर गूं कर रहे थे, और तभी मेरे मन में एक विचार आया कि ये हमें तो जर्मन भाषा पढ़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं, पर क्या ये इन कबूतरों को भी जर्मन में गुटुर गूं करना सिखाएंगे? और फिर मुझे समझ में आया ये संभव ही नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति की मातृभाषा प्राकृतिक होती है, वो उसके ब्लड में होता है। तो यहाँ कबूतर फ्रीडम और उनके गुटुरगू मातृभाषा को रिप्रेजेंट कर रहा था। राइटिंग वर्क करते समय जब भी हम सिर उठा करके ऊपर देखते हैं तो पाते कि एम हेमल अपनी चेयर पर बैठे हुए क्लास की हर छोटी बड़ी चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे थे, मानो इस छोटे से क्लासरूम की छवि को हमेशा के लिए अपने दिमाग में उतार लेना चाहते हों। कल्पना कीजिए कि वे 40 सालों से एक ही जगह पढ़ा रहे थे। खिड़की के बाहर उनका गार्डन था और यहाँ उनके सामने उनकी क्लास थी। ये सब कुछ पिछले 40 सालों से बिल्कुल वैसे का वैसा था। थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ था वो ये था कि डेस्क और बेंच लगातार यूज के कारण घिसकर चिकने हो गए थे, और वॉलनट यानी अखरोट का पेड़ थोड़ा और बड़ा हो गया था, और होपवान की लतादार पेड़ जो एम हेमल ने खुद लगाया था गोल गोल घूमते हुए खिड़कियों को जकड़ते हुए छत तक पहुंच गया था। वे सुन पा रहे थे कि ऊपर छत के कमरे में उनकी सिस्टर जो उनके साथ ही रहती थी इधर उधर घूमते हुए सामान पैक कर रही थी। ये सब उनके लिए कितना दिल तोड़ देने वाला था। वे अंदर ही अंदर कितना टूट रहे थे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें ये देश छोड़कर जाना था। इन सब के बावजूद उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो इन सब के लेसन्स को जो उन्होंने पार्टिसिपल्स के बारे में तैयार किए थे उनसे सुने। फिर राइटिंग के बाद सबसे अंत में उन्होंने हिस्ट्री का लेसन लिया, और फिर छोटे छोटे बच्चे बा, बे, बी, बो, बू सस्वर पढ़ें। क्लास के पीछे की बेंच पर वयोवृद्ध हौसर चश्मा पहने और दोनों हाथों में प्राइमर यानी कि वर्णमाला की किताब लिए बच्चों के साथ स्पेलिंग बोल रहे थे। आप स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वो रो भी रहे थे और इतने भावुक हो रहे थे कि बोलते समय उनकी आवाज़ कांप रही थी। बड़ा अजीब माहौल था। सुनने में भी ये कितना अजीब लगता है कि हम सब एक साथ रोना और हंसना दोनों चाह रहे थे। ओह, मेरा वो आखिरी पाठ मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन। और तभी चर्च के घंटे ने 12 बजाए। फिर हमने प्रेयर किया, और जैसे ही हमारा प्रेयर ख़त्म हुआ ड्रिल करके वापस आते प्रशियन सैनिकों के ट्रम्पेट सुनाई दिए। एम हेमल अपने चेयर से खड़े हो गए। हालांकि उनका चेहरा पीला पड़ा था, पर आज वो काफ़ी टॉल दिख रहे थे। मुझे आज से पहले वो इतने टॉल कभी नहीं दिखे। खड़े होकर उन्होंने कुछ बोलना चाहा। मेरे दोस्तों, मैं पर वे आगे कुछ भी नहीं बोल सके। उनका गला भर आया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, चौक उठाया, पूरी शिद्दत के साथ जितना बड़ा हो सकता था उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, विव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। और इसके बाद वे रुके, सिर को दीवार की ओर झुका लिए और बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से संकेत दिया कि आज यहाँ स्कूल ख़त्म होता है, आप सभी जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आप इस बात का कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं
वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊं या समराइज़ करके पूरा लेसन इंग्लिश हिंदी में आपको बता दूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।